नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हदीस मुबारक हम रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये होने वाली हदीस मुबारक का इंतखाब करते हुए करते हैं। तो बहरहाल आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो, इस्तिक़ामत इख्तियार करो, तुम्हें इस्तिक़ामत दी जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, नमाज का जहाँ तक सवाल है, बार बार नमाज की ताकीद की गई है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हम सबको अल्लाह ताला नमाज़ें अदा करने की पाबंदी से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम ईरान के ख़िलाफ़ हमले का अगला मरहला शुरू करने वाले हैं। जबकि आप देखेंगे कि 35 दिन हो रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो छेड़ी गई है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और आपने देखा कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान ने जो इसराइल और अमेरिका के साथ साथ सारी यानी अमेरिका के साथ साथ उनके हलीफों को जो नुकसान पहुँचाया है वो हैरत अंगेज़ भी है, और इस बात की गमाज़ी करते हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर बाकी नहीं रहा, बल्कि अमेरिका अब फिल वक्त इसराइल का खिलौना बन गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये अमेरिकियों की बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स जो सुबह एक बात करता है, दोपहर एक बात करता है, दिन में रात में एक बात करता है, यानी अपना मौक़िफ़ बार बार बदलता रहता है, उसे अमेरिका का सदर बनाया गया है। अजीब व गरीब हरकतें करता है, नाचता है, गाता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो बहरहाल उनके ज़हनी तवाज़ुन पर भी अब सवालात उठने लगे हैं, और ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर अमेरिका को इस जंग में शामिल किया है और उकसाया है और डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन क्या अमेरिकी कौम भी बेवकूफ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त कर रही है? ये सवाल सारी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक 35वें दिन का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह यानी अमेरिका और इसराइल को नुकसान हुआ है, साथ ही ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान से खबर आ रही है कि 2000 किलो का जो बम ईरान पर बमबारी की गई थी, उसमें से एक बम तेहरान में नहीं फटा है, यानी पड़ने से यानी रह गया, जिसके नतीजे में वहाँ पर अब ये ईरानी जो फौजी है या ईरानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो माहिरीन हैं, अब वो उसी की कॉपी करेंगे जो अमेरिका ने ये बम उनके पास गिराया था और तबाही बर्बादी मचाई थी। तो बहरहाल ये बम बंकर बम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बता दूं कि ये मौजिज़ा कहें या करिश्मा कहें या करामत कहें कि वो बम नहीं फट पड़ा, और नतीजे में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मौका आ गया है कि उसी तर्ज पर यानी उस बम की नकल करते हुए बम तैयार करे और फिर इसराइल का जो है वो हाल ख़राब करे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसराइल और अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका को दोनों को मुश्तरका तौर पर तकरीबन 180 अरब डॉलर्स का अब तक नुकसान हो चुका है। जबकि जहाँ तक जानों के सवाल है, तो आपको बता दूं कि इसराइल में भी ज़बरदस्त तबाही मची है, और इसराइल में कम अज़ कम 600 से ज़ायद 6000 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि मरने वालों की तादाद 30 से ज़ायद बताई जाती है। और जहाँ तक तेहरान का सवाल है, तेहरान में तकरीबन 2000 अल जज़ीरा के मुताबिक 2000 ईरानी शहीद हुए हैं, जिनमें आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी भी अली ख़ामेनी भी शामिल हैं, उसके अलावा अली लारीजानी भी शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई अहम सफ़े अव्वल के ईरानी क़ायदीन भी शामिल है। लेकिन ईरानी जो क़यादत या फिर नए जो आप देखेंगे कि रहबर आला है मुज्तबा ख़ामेनी, वो बड़े ही पुरसुकून अंदाज में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान साबिक़ वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ईरान, जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि हम अपने हदफ के करीब पहुंच गए हैं और हमें जो मकासद हासिल करना था तकरीबन मकासद हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि 3 या 4 हफ्तों में हम निकल जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अभी जल्द से जल्द निकलना मुमकिन नहीं है, हम पूरे मकासद की तकमील के बाद ही निकल पाएंगे। तो वैसा बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, और उनकी हरकतें ना सिर्फ उन्हें उनके लिए
यानी वो सारी दुनिया में मौजूद मजाक बन गए हैं, बल्कि आप देखेंगे कि अमेरिका भी सारी दुनिया में मौजूद मजाक बना हुआ है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और ख़बर की जानिब के लिए चलते हैं। आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदे जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, इस पर भी सवालिया निशान पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बैमलवाड़ा में एक दरगाह को, एक मंदिर में मौजूद दरगाह को, मंदिर के अहाते में मौजूद दरगाह को शहीद कर दिया गया और ज़बरदस्ती वहाँ से उसे मुंतकिल कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी कुछ नहीं कर सके, सियासी क़यादत भी हाथ मलती रह गई, बयानात देती रह गई, ट्वीट करती रही, एक्स पर बयान जारी करती रही, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ नहीं किया गया। तो इसी तरह का ये ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर शरंगेज़ी की गई है, और शरंगेज़ी के ज़रिए बीजेपी हो या फिर संघ परिवार हो, वो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रियासत तेलंगाना में आरएसएस की जो शाखाएँ थी वो 3500 से ज़ायद नहीं थी, लेकिन अब 350 से ज़ायद नहीं थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि 3500 से ज़ायद शाखाएँ कायम हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़िरका परस्ती को बढ़ावा मिल रहा है, और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हैं, ये सोचने की बात है। ये तमाम के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और आपको ये बता दूं कि जैसे ही अब देखिए रामनवमी आया है, रामनवमी के बाद आपने देखा कि रामनवमी में किस तरह इश्तियाल अंगेज़ी की गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले मलऊन के ख़िलाफ़ या फिर उसके हामियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, कि मुकदमा दर्ज किया। और पुलिस उस मलऊन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करती है तो बहुत कमज़ोर दर्ज करती है। इस सिलसिले में आपको बता दूँ, बेगम बाज़ार पुलिस हो या फिर और दूसरे हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस के तहत काम करने वाले दीगर महकमेजात हों, उन्हें चाहिए कि सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करें, और ये जो गंदगी है, इस गंदगी को हमेशा के लिए साफ़ कर दें। यानी आपको बता दूं, ऐसी इबरतनाक सज़ाएँ दें, ऐसे मुकदमा दर्ज करें कि वो दोबारा हिम्मत ना कर सके अपना मुंह खोलने का, कुछ बोलने का। इसलिए कि जब भी वो मुंह खोलता है गंदगी निकलती है उसके मुंह से, और यानी इश्तियाल अंगेज़ी करता है। तो पुलिस कमिश्नर को भी चाहिए, पुलिस कमिश्नर खुद जाकर वहाँ पर, आप देखेंगे कि कल हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने पूजा भी की। तो ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये आपका अपना मामला है, लेकिन आप अमन व अमान के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। और इसके लिए पुलिस कमिश्नर को ख़ास तौर पर ज़रूरी कार्रवाई करना चाहिए, मिस्टर सज्जनार को। और इसलिए करना चाहिए कि मलऊन जिस अंदाज़ में बकवास कर रहा है, यानी इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, फ़िरकावाराना माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त मुकदमात, यानी सख्त दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं जाते, ये दर्ज क्यों नहीं किए जाते, ये सोचने की वाली बात है। तो बहरहाल एमएलए होगा या कोई और होगा, मैं समझता हूँ कि अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ी करता है, अगर कोई नक्शे अमान, जो अमन व अमान को नक्श पहुँचाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इबरत अंगेज़ कार्रवाई करनी चाहिए। रामनवमी में आप देखेंगे कि इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए गए, गाने गाए गए अजीब व गरीब अंदाज में। तो इस तरह उन्होंने अपनी ये तहज़ीब बता दी है कि क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या सनातनी तहज़ीब यही है कि दूसरों को गाली दी जाए, क्या सनातनी तहज़ीब यही है कि अजीब गंदे गंदे फ़खरे कैसे जाए, सनातनी तहज़ीब यही है कि गंदे फहुश गाने गाए जाएँ और दूसरों की दिलादारी की जाए। अरे राम का नाम लेते हो, राम, श्री रामचंद्र जी को तो अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है, तुम उनका नाम लेते हो, बगल में राम, यानी मुंह में राम राम, बगल में छुरी, तुम्हारा हिसाब है। ना तुम यानी हिंदू हो, ना तुम सनातनी हो, ना तुम दलित हो, ना तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो कोई मुल्क में अमन व अमान को नुकसान पहुंचाता है वो मुल्क का गद्दार ही हो सकता है, चाहे वो आला से आला ओहदे पर क्यों ना फायज हो जाए, वो चाहे दुनिया की सबसे बड़ी जमात का लीडर क्यों ना हो जाए, या किसी परिवार का सरबराह क्यों ना हो जाओ। अगर वो दरिंदा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ और फ़िरका परस्ती की बकवास करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क का गद्दार है। और एक नहीं, 1000 बार कह सकता हूँ कि मैं वो मुल्क का गद्दार है। और ऐसे गद्दारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उनसे उनका ये काम बनता है कि वो इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए। अब देखिए रामनवमी के मौके पर इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब तो वक्त है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके गिरफ्तार किया जाए और उनको ऐसी सज़ाएँ दी जाए कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने से गुरेज करें। अब हनुमान जयंती, अब ये देखिए, अब रामनवमी के मौके पर भी इस तरह की हरकतें की गई, हनुमान जयंती के मौके पर भी इस तरह की हरकतें की गई, और जो मरकज़ी जुलूस निकाला उसमें इश्तियाल अंगेज़ी भी की गई। अरे मेरे भाई, तुम इस तरह काम करते हुए क्या पैगाम देना चाहते हो,
क्या लड़ना चाहते हो, क्या झगड़ना चाहते हो, क्या माहौल को ख़राब करना चाहते हो। पुलिस चाहे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। पुलिस को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे और तभी कहीं जाकर आप कुछ कर सकते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि हनुमान जयंती के मरकज़ी जुलूस में लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लहराया गया। अरे मेरे भाई, बदनाम ज़माना गैंगस्टर है, कभी भी उसका इनकाउंटर हो सकता है। अब यहाँ पर भी आप उसका बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना लीडर मानते हैं या फिर उसका पोस्टर लहराते हैं, तो आगे आपका क्या हाल होने वाला है आप खुद तो नहीं जानते। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक गैंगस्टर्स होते हैं ये मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, ये इंसानियत को नुकसान पहुँचाते हैं, और इंसानियत को नुकसान पहुँचाने वाले मैं समझता हूँ कि इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं रहते। तो बहरहाल नाज़रीन, अब अंदाज़ा लगाइए तेलंगाना में जो फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक सवालिया निशान है। इसका जवाब रियासती हुकूमत को देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को देना चाहिए और रियासती काबीना के अरकान को देना चाहिए कि आखिर रियासत में क्या हो रहा है, क्या रियासत में हुकूमत है भी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और ये भी एक अहम बात ये है कि फ़िरका परस्त दरिंदों को आखिर किसने छूट दे रखी है, ये सबसे अहम बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात का सवाल है, 294 नशस्तों के लिए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 12 उम्मीदवारों के नामों का पहली फहरिस्त जारी कर दी है और नामों का ऐलान कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर फिर वक्त बीजेपी और संघ परिवार पूरी तरह और हर हाल में ममता बनर्जी को शिकस्त देने के ख़्वाह है। और ऐसे में आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी भी मैदान में कूद पड़े हैं। किसके इशारों पर कूद पड़े हैं, क्यों कूद पड़े हैं और क्या वो चाहते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। और आपको ये बता दूं कि वहाँ ममता बनर्जी ने और ख़ुद कम्युनिस्टों ने, खुद कांग्रेसियों ने कह दिया है कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी के इशारों पर, मोदी के, अमित शाह के इशारों पर ही उन्होंने मैदान में उतरा है। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने तो कह दिया है, उनकी पार्टी के, ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट ने ये बात कही है कि असदुद्दीन अवैसी सेकुलर ताकतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बहरहाल इसका जवाब तो असदुद्दीन अवैसी ही दे सकते हैं कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या अपना फ़ायदा कर रहे हैं। ये एक अहम सवाल है, इस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं, आज़म खान का क्या हाल हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का हाल क्यों ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका जवाब तो हम नहीं बल्कि असदुद्दीन अवैसी दे सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद तामीर करने का उसने नारा लगाया, संग बुनियाद भी रखा और उसके साथ असदुद्दीन अवैसी का इत्तेहाद भी हो गया है। तो बहरहाल अब ये दोनों, पहले तो हुमायूं कबीर के बारे में कहा जाता है कि बेचारे को नमाज भी पढ़ने नहीं आती है, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल हमारे पास भी एक MLC है जो सूरह इखलास भी नहीं पढ़ सकता। तो बहरहाल नाम के मुसलमान तो पैदा हो जाते हैं, हर इंसान को कुरान पढ़नी चाहिए, सूरतें याद कर लेनी चाहिए। और आप बड़ी बड़ी बातें करने से तो अच्छा है कि दीन की तरफ आनी चाहिए। तो बहरहाल किसी को हम नहीं कह सकते कि बेचारे को वो नहीं आता, ये नहीं आता, ये अल्लाह की बात होती है। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो हिदायत पाता है, वरना फ़िरका परस्त दरिंदों की मदद कर देता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल के जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं, ख़ासतौर पर ममता बनर्जी के लिए, सेकुलर ताकतों के लिए। और आपको ये बता दूँ कि असदुद्दीन अवैसी तो मैदान में उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी तमाम नशस्तों पर मुकाबले का ऐलान किया है और तकरीबन 283 नशस्तों के लिए उसने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो ये भी एक ख़तरनाक बात है कि सेकुलर ताकतों को सेकुलर ताकतें ही नुकसान पहुंचा रही है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी ख़ास तौर पर उसी तरह का फार्मूला अपना रही है जिस तरह का फार्मूला उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनाया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में बताया जाता है कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों, खासकर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान वगैरह से वोटरों को लाया गया, वहाँ पर मुंतकिल किया गया, आधार कार्ड में एड्रेस तब्दील किए गए, फिर वो फॉर्म 6 भरकर वोटर की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाया गया। और फिर वहाँ पर ये कहा जाता है, सहाफ़ियों ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, राहुल गांधी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कम अज़ कम 35 लाख से लेकर 45 लाख तक
जो वो बैरूनी वोटर्स थे उन्होंने अपने नामों का इंदराज वहाँ पर करवाया बहैसियत महाराष्ट्र के वोटर्स के। और फिर आपने देखा कि वहाँ पर नताइज कैसे आए। पार्लियामानी इंतखाबात में अपोजिशन कायदीन, खासतौर अपोजिशन खासतौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। बीजेपी और उसके हलीफ जमातों को सख्त नाकामी यानी शर्मिंदगी का, शर्मसारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन असम्बली इंतखाबात में इस तरह फार्मूला अपनाते हुए यानी फर्जी वोटरों के ज़रिए इंतखाबात जीते गए हैं। राहुल गांधी ने यह इल्ज़ाम आयद किया। तो अब ममता बनर्जी भी ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। उन्होंने 2 दिन कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब लिखा और कहा कि इस तरह फर्जी वोटरों को मगरबी बंगाल में लाया जा रहा है ताकि जो जीत का मार्जिन है वो कम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को जो ख्वाब दिख रही है कि जीतने का वो जीत नहीं सकती। लेकिन नाज़रीन, हम बता सकते हैं कि हालात बहुत ही संगीन है और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इन्होंने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही अहम ये मैं समझता हूँ कि अहमियत रखती हैं। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि दीगर ख़बरों का सवाल है, हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 400 से ज़ायद हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु के साथ साथ मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी में असम्बली इंतखाबात के फौरी बाद आप देखेंगे कि किस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। वैसे भी आपको बता दूं कि LPG गैस जो है, ख़ास तौर पर जो ऑटो ड्राइवर्स है वो काफ़ी परेशान है, उन्हें गैस नहीं मिल रही है। हैदराबाद में गैस स्टेशनों पर आप देखेंगे कि ऑटोज़ की बड़ी बड़ी लंबी लंबी तवील कतारें आप वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बहरहाल अब ज़रा ये इंतखाबात हो जाने दीजिए 4 मई के बाद, क्योंकि 4 मई को इन 5 रियासतों के, एक तो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और 4 रियासतें हैं, उनके असम्बली इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह महंगाई बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि खुद कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने वाज़ेह तौर पर कहा, बबांग दहल कहा, और वो ये भी बताया कि किस तरह मुल्क में 1 अप्रैल से कई चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है, लेकिन आवाम को उसका पता ही नहीं चल रहा है। मिसाल के तौर पर कमर्शियल गैस की जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में 218 रुपये का इजाफा किया गया है। ये कांग्रेस ने आदद शुमार भी जारी किए हैं और कहा कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये और प्रीमियम डीजल की कीमत में 1.5 रुपये का इजाफा किया गया है। और ये भी कहा गया है कि 900 अद्वियात, जिसमें आपको बता दूं कि कैंसर की अद्वियात शामिल है, किडनी जो है गुर्दे के आर्जे के अद्वियात शामिल है, इसी तरह का किडनी है, कैंसर है, लीवर है, यानी जिगर के आर्ज़ाए जिगर में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती है यानी आराम के लिए, वो दवा अद्वियात शामिल है, उनकी कीमतों में 10% इजाफा किया गया है। टोल टैक्स जो होता है उसमें भी 10% इजाफा कर दिया गया है। लेकिन आवाम है कि कुछ नहीं जानती है, और जब हुकूमत से कहा जाता है तो हुकूमत कहती है देखो पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है, नेपाल का क्या बुरा हाल है। तो अपोजिशन कायदीन ये कहने लगे हैं कि हमें पाकिस्तान या नेपाल की बदहाल, नेपाल जैसे बदहाल ममालिक से मवाजना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कनाडा, हमें एक बरतानिया से मवाजना करना चाहिए। तो बहरहाल बरतानिया में आपको बता दूं नाज़रीन कि बिजली का जो बिल आ रहा है बिजली का, उसमें सार्फिन को 100 पाउंड की छूट दी गई है, यानी माफ़ किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि हमारी हुकूमत सिर्फ दावे करती है, वादे करती है और उन दावों को भूल जाती है, वादों को वफा नहीं कर पाती। यही मोदी हुकूमत की खासियत है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी सिर्फ लफाजी पर जिए हुए हैं और लफाजी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की बातें उन्होंने की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, खबरों के हमने आपको बताया कि किस तरह आप देखेंगे कि ईरान की हालत है। इसी दौरान ईरान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर यानी जवाद ज़रीफ का एक बयान आया है और जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ, अमेरिका जो कह रहा है कि डील की बात कर रहा है, उसे अपनी फतह करार दे। तो बहरहाल यानी मेक ए डील, यानी एक डील करते हुए फतह का ऐलान कर दिया, अपनी फतह का ऐलान कर दिया और कहे कि इस जंग में हमें फतह नसीब हुई है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है, जवाद ज़रीफ ने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत गैर मामूली है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कि इस जवाद ज़रीफ का सवाल है, जवाद ज़रीफ को भी अमेरिका ने निशाना बनाने की कोशिश की है और
یہ جو حالات ہیں بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے آنے والے 6 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو تو بہانہ نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ ایک بہانہ ہے ایران کو جوہری طور پر یعنی ہتھیار سے محروم کرنا ہے، وہ بھی ایک بہانہ ہے، جبکہ اصل نشانہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب ہو یا پھر کم از کم 7 جو ایسے عرب ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں، اور ایران نے وہاں پر ان اڈوں پر حملہ کیا ہے، ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف خلیجی ممالک کو کم از کم $300 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب تو 35واں دن ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ صرف اسرائیل اور امریکہ کو 160 سے لے کر $180 ارب کا نقصان ہوا ہے، تو پھر خلیجی ممالک کو کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ خلیجی ممالک میں کم از کم 1 کروڑ جو ہندوستانی برسر روزگار ہیں، اور اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کم از کم 37 لاکھ لوگ روزگار سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہندوستانی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، مصری ہوں گے، اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہے، جنگ جو ہوتی ہے، وہ تباہی و بربادی کا پیغام لاتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک آبنائے ہرمز کا سوال ہے، آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران نے کہہ دیا ہے کہ ساری دنیا مل جائے آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکتی، اور امریکہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوا کر یا پھر ایران کو پر مسلسل حملے کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے گا، تو وہ اس کی بچکانہ سوچ ہے۔ تو یہ بہت اہم خبر جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، اب دیکھنا ہے کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کے بھی کئی جہاز وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر وادی یعنی آبنائے ہرمز اس قدر یعنی تنگ ہے اور طویل ہے کہ اگر ایک جہاز اس میں داخل ہو جاتا ہے تو باہر نکلنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ تو 7 سے 8 گھنٹے بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ نے اسپین کی، اٹلی کی اور برطانیہ کی مدد لینی چاہیے، ناٹو ممالک کی مدد لینی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نیٹو ممالک نے بھی کہا کہ یہ جنگ آپ دونوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اسی طرح برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جنگ میں نہیں جھونک سکتے، ہمیں اپنے عوام کے مفادات کی فکر کرنی ہے۔ تو فی الوقت ٹرمپ ایک کا وہ تنہا ہو گیا ہے بیچارہ، اور اب خود کو کوس رہا ہوگا کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب نیتن یاہو کے وہ باتوں میں آ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی خاص طور پر جے ڈی وینس نے بھی یہ قیام کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو لتاڑا ہے، ان کو ڈانٹ پلائی ہے، اور کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے غلط اندازوں کی وجہ سے، تمہاری شیخی کی وجہ سے، تمہاری غلط خوش فہمی کی وجہ سے آج امریکہ اس جنگ میں پھنس گیا ہے، جنگ سے نکلنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مجتبیٰ خامنہ جو رہبر اعلیٰ ہے ایران کا، انہوں نے عوام سے پھر ایک مرتبہ خطاب کیا ہے، اور عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایران کی تعمیروں کے لیے عوام متحد ہو جائیں، اور جو دشمن ہے اس کے خلاف بھی متحد ہو جائیں۔ تو بہرحال ایک تو خبر یہ رہی، یہ مجتبیٰ خامنہ جس انداز میں انتہائی سنجیدہ انداز میں پیغامات دے رہے ہیں، سنجیدہ انداز میں ملک کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس قیادت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کے حوصلے بلند ہیں اور امریکہ کے حوصلے اور اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کو اسرائیل نے یہ تیقن دیا تھا کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے، اور ہم نے ساری دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ایران کا فضائیہ، ایران کا بحریہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، ایران کی قیادت تباہ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایران کی قیادت تباہ نہیں ہوئی، بلکہ ایران کی قیادت مزید مستحکم ہوئی ہے۔ اور محسن رضائی جو ہیں، آپ کو بتا دوں کہ ان کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر پوری دنیا مل بھی جائے تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھلوا سکتی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زمینی جہاں تک حملوں کا سوال ہے، امریکہ نے کہا کہ ہم اب ایران پر زمینی حملوں کی تیاری کر رہے ہیں، تو محسن رضائی نے واضح طور پر کہا کہ ہم حملہ آوروں کے پاؤں کاٹ دیں گے، یعنی پیر کاٹ دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے کسی دشمن کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ تو یہ کرنل ذوالفقاری جو ہیں انہوں نے یہ انتباہ دیا ہے۔ اور ویسے میں ناظرین ایران جو ہے وہ بہت زیادہ تل ابیب کو حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے، اور تل ابیب میں جیسے ہی عمارتیں گرتے ہیں تو فلسطینیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر جاتی ہیں، اور بکھیرنے بھی چاہیے
چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک اسرائیل اور امریکہ نے مل کر فلسطین کے کم از کم 77,000 باشندوں کو شہید کیا ہے اور 4 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں آپ کو بتا دوں کہ 50% تعداد تو مستقل طور پر معذور ہو چکی ہے، جبکہ شہداء میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے۔ اور اس قتل کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی اسرائیل کی بھرپور مدد کی، بم فراہم کیے، ہتھیار فراہم کیے، ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ کیمیکل ہتھیار بھی امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے۔ اب دیکھنا ہے کہ امریکہ اس بات پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو بہرحال تل ابیب میں جب بھی حملے ہوتے ہیں تو عمارتوں کے زمین دوز ہونے کا منظر دیکھ کر فلسطینیوں کے چہروں پر خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران اور دنیا کے دیگر ممالک کا سوال ہے، یہ بہت یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تیل کا بحران بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر یہ جنگ جلد ختم نہیں ہوتی تو ہندوستان بھی معاشی مشکلات کا شکار ہوگا۔ ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم فی الوقت ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں اور یہ بحران ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تباہی لے کر آئے گا۔ ایسے میں نریندر مودی حکومت کو، جو اپوزیشن قائدین ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان کو اعتماد میں لے کر بتانا چاہیے کہ ملک کی بھلائی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بریکنگ نیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خبریں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مکہ مکرمہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور میٹرو سسٹم کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں متمرین یہاں پر آتے ہیں یا زائرین آتے ہیں، ان کو کس طرح یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔